सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील से अमेरिकी बाजार हुए खुश, करीब 0.5% मजबूत। एशिया की मिलीजुली शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% की बढ़त। डूबे लोन से निपटने के लिए आरबीआई का एक्शन प्लान, एनपीए के लिए बनी कमेटी का बढ़ेगा दायरा, रिस्ट्रक्चरिंग नियम बदलने की भी तैयारी। सरकार की कंपनियों को सख्त चेतावनी। एक्सक्लूसिव बातचीत में राजस्व सचिव बोले, जीएसटी लागू होने से पहले दाम न बढ़ाएं कंपनियां। मार्च तिमाही में 68% गिरा गेल का मुनाफा, लेकिन आय और मार्जिन्स में बढ़त, कंपनी को 788 करोड़ रुपीस का एक मुश्त घाटा। आज आएंगे टाटा मोटर्स के नतीजे, मुनाफा 8.5% बढ़ने का अनुमान। जेएसपीएल के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और मैनचेस्टर में एक म्यूजिक कंसर्ट में धमाका, 19 लोगों की मौत, करीब 50 घायल। यूके पुलिस को आतंकवादी हमला होने का है शक। एक्सपायरी के हफ्ते में है बाजार में उतार चढ़ाव के साथ एक्शन। बड़ा सवाल है कि क्या गिरावट में खरीदारी की जाए या उछाल में बिकवाली, और कैसे करें इस उतार चढ़ाव भरे बाजार को ट्रेड। इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब, आपका भी स्वागत है। और देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। आज फिर ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजारों की एक दमदार शुरुआत फिर से हो सकती है 24 पॉइंट ऊपर, और इसका जो बड़ा श्रेय है वो दरअसल डाउ जोन्स को जाता है। देखिए करीब करीब 90 अंक ऊपर, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल में जाकर शांति की बातचीत करी, जिस तरह से सऊदी अरबिया वो गए और बड़ी बड़ी डिफेंस की डील उन्होंने क्लॉक करी, यही वो चीज़ें हैं जो ट्रेडर्स को यूएस में पसंद आ रही हैं। यूरोप हालांकि मिक्स था, लेकिन देखिए यूएस से क्यूज ले रहा है। एशिया और एशियाई बाजारों ने भी मजबूत शुरुआत ज़्यादातर बड़े बाजारों ने करी। हांगकांग ऊपर, चाइना देखिए, शंघाई ऊपर, जापान थोड़ा सा गिरा हुआ है, इससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोस्पी ताइवान स्ट्रेट टाइम्स में भी बढ़त के साथ ही कारोबार हो रहा है। बताइए, गैप अप ओपनिंग तो आज भी होगी, क्या करें? देखिए बाजार का ट्रेंड बेहद साफ है कि बाजार 9400 के नीचे की क्लोजिंग देने को तैयार नहीं है, 9500 के ऊपर की क्लोजिंग देने को भी तैयार नहीं। तो ये 100 पॉइंट की रेंज है क्लोजिंग के लिहाज से, जिसके बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो असली डायरेक्शन जो आपको चाहिए वो इस रेंज के बाहर निकलने के बाद ही मिलेगा क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक भी बाजार मजबूत ही माने जाएंगे, और वो इसलिए कि पिछले 8 सेशन हो चुके हैं, बाजार ने 9400 के नीचे की क्लोजिंग दी नहीं है। तो ऐसे में जो बाजार का ट्रेंड है वही इंटैक्ट है। हर 100 पॉइंट की तेजी के बाद में बाजार थोड़ा सा आराम करते हैं, वक्त बिताते हैं, और उसके बाद अगले 100 पॉइंट को पार करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर एक ट्रेंड साफ है कि मजबूती का है और निचले स्तरों से खरीदारी आती हुई दिख रही है। अब वो अलग बात है कि इंडेक्स में कभी किसी स्टॉक और किसी सेक्टर से सहारा मिलता है, और वैसा ही आज भी हो सकता है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट का डायरेक्शन ले रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी, सरकारी बैंक्स और मिड कैप शेयरों को देखें, और अगर सिर्फ बाजार का डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए निफ्टी एकदम परफेक्ट डायरेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ साफ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संकेत अलग अलग तरीके से आता हुआ दिख रहा है। जहाँ निफ्टी में मजबूती है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। इस लिहाज से आपको बाजार के डायरेक्शन के लिए, ब्रॉडर मार्केट के लिए बैंक निफ्टी की मजबूती और मिड कैप्स की रिकवरी पर भरोसा करना जरूरी है। अगर ये होता दिखता है तो निफ्टी आपको 9500 के पार निकलकर टिकता हुआ नजर आएगा। 9375, 9525 ये एक्सपायरी के हफ्ते की 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसे में साफ है 9400 के आसपास खरीदना है, 9500 के आसपास बेचना है, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। 22600, 22900 बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है। बैंक निफ्टी अपनी ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखा, तो यहाँ पर नजर रखें। और खासतौर से क्लोजिंग के लिहाज से, वैसे तो 22700 के नीचे कल जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो थोड़ी कमजोरी वाली क्लोजिंग मानी जाएगी। कई दिनों बाद 22700 के नीचे क्लोज हुआ है, तो बैंक निफ्टी में थोड़े से कमजोरी के संकेत आए। लेकिन तेजी के मार्केट में आप एक आध दिन की क्लोजिंग को
बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर देखना चाहेंगे तो अगर आज 22,700 के ऊपर फिर से बैंक निफ्टी बंद होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन 22,700 के नीचे आज फिर से बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन कम करने का वक्त है, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो लेवल बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर आता दिखेगा वो 22,450 के आसपास होगा, यानी कि 200 पॉइंट की रिस्क बैंक निफ्टी में नीचे खुलते हुए नजर आती है। लेकिन निफ्टी में 9,400 ये है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। पुट कॉल रेशियो 1.17 पर आता हुआ बेहद कंफर्टेबल, खासतौर से एक्सपायरी के हफ्ते में यहाँ पर तेजी की पोजीशन काफ़ी तेज़ी से घटी है, ये एक अच्छा संकेत है। और शॉर्ट्स अब भी हैं तो हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए मिलता नजर आए। ट्रेड करने का तरीका, निफ्टी में खरीदारी करें, अगर एकदम फ्लैट शुरुआत हो या कमज़ोर शुरुआत हो तो 9,375 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद लें, 9,475 9,500 के टारगेट के लिए। और अब भी मेरी राय ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करने की नहीं है, बल्कि खरीदने की राय निचले स्तरों पर है। किसी भी लेवल से आपको 75 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में मिले ऊपरी स्तरों से, वो सफिशिएंट है खरीदारी करने के लिए। बैंक निफ्टी खरीदना है तो 22,600 के आसपास एक बोल्ड कॉल है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। 22,450 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और 22,900 के टारगेट के लिए फिर से दूसरा तरीका है कि ऊपर आने दें बैंक निफ्टी को, 22,900 के जितना नज़दीक बेचेंगे सेफ रहेंगे और 23,000 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 22,700 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी पर ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट कॉल भी लिया जा सकता है। पॉजिटिव साइड पर जो सेक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेक्सटाइल, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो मैंने पॉजिटिव साइड पर चुने हैं। और कमजोरी की तरफ मिड कैप PSU बैंक्स, आज भी थोड़ा और दबाव दिख सकता है, लेकिन अगर रिकवरी होगी तो इनमें पहले होगी, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट करें। लीकर, ऑयल एंड गैस, ये 2 सेक्टर और है जहाँ पर मुझे लगता है कमजोरी का रुझान हो सकता है, कल की अच्छी तेजी की बात। चलिए, तो इन सेक्टर्स पर ज़रूर रखिए नज़र। लेकिन वागले साहब का आज का ट्रेडिंग आइडिया क्या है ये जानते हैं, और उससे पहले पूछते हैं उनसे कि आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैलीज। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी का व्यू रेंज बाउंड है, 9400 9500 ये रेंज है। जब तक 9510 के ऊपर क्लोज नहीं होता मुझे तेजी नहीं करनी। स्पेसिफिकली निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी वीक है, इसमें मैं अनिल जी के साथ बिल्कुल हूँ। और अगर ये ब्रेक होता है तो शायद वो निफ्टी को खींचेगा। तो जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि मिड कैप्स चलेंगे या फिर बैंक निफ्टी नीचे से उभर कर आएगा तो निफ्टी ऊपर चले जाएगा, तो मैं उसके लिए वेट करूंगा। ऐसे टाइम है जिधर कंफर्मेशन के लिए वेट करना जरूरी है। एंटिसिपेटरी व्यू लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेसिफिकली एज ए ट्रेडर। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे पास 2 बाय आइडियाज है, 2 सेल है, तो जाहिर है कि क्लियर व्यू नहीं है। और मैं ये वेट इसके लिए करूंगा कि बैंक निफ्टी में मुझे HDFC बैंक स्ट्रांग लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वन वे क्रैक होगा, इतना भी बेरिश व्यू नहीं है, बट हल्का सा बेरिश बैंक निफ्टी में व्यू है। ऑलराइट, चलिए, तो 2 बाय आइडियाज, 2 सेल आइडियाज। विकास सेठी जी भी तैयार है, उनसे भी जानेंगे कि उनको कौन से सेक्टर्स पसंद है। लेकिन पहले बात करते हैं FIIs और DIIs की। DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक। और देखिए, गिरावट होती ही नहीं है और इनकी खरीदारी सामने आ जाती है। और कल भी देखिए कमजोरी जब मिड कैप्स में देखने को मिली तो यहाँ पर अच्छी बाइंग इन्होंने करी है। 1260 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग अच्छी मानी जाएगी। FIIs हालांकि अभी भी थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं, 321 करोड़ रुपए की। तो फंड्स के पास काफ़ी पैसा है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि खरीदारी उनकी बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरह से बाजार भले ऊपरी स्तरों से गिरा हो, लेकिन FIs के भी बड़े बिकवाली के आंकड़े नहीं है। 350 करोड़ कैश मार्केट का छोटा है। और आप वायदा कारोबार में भी देखें तो 80 करोड़ के ही उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और सामने 150 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। तो FIs के आंकड़े बुरे नहीं है। हालांकि मैंने नेगेटिव लिखा, लेकिन नेगेटिव से ज़्यादा वो न्यूट्रल साइड पर है। अब 1263 करोड़ की खरीदारी में हो सकता है कुछ कंट्रीब्यूशन कोटक महिंद्रा बैंक की वो डील का हो जिसमें उदय कोटक साहब ने अपनी हिस्सेदारी बेची। हालांकि उसमें नाम सामने नहीं आए कि किसने कितना खरीदा है उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकल फंड्स डेफिनेटली उसमें कुछ बाहर रहे होंगे, उस वजह से आपको 1263 करोड़ की बड़ी खरीदारी दिख रही है। अदरवाइज इतनी बड़ी खरीदारी और बाजार सिर्फ मुश्किल से 10 पॉइंट ऊपर बंद हो और वो भी ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स में बिकवाली दिखे, वैसा हो नहीं सकता। तो कुछ ब्लॉक डील्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल डेटा के लिहाज से कोई ऐसी बड़ी गिरावट हो जाएगी वो लगता नहीं है। तो डेटा का सपोर्ट और फ्लोज का सपोर्ट डेफिनेटली आपको निचले स्तरों पर मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। FNO में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पुट कॉल रेशियो क्या और नीचे आ गया है, एक्सपायरी किन स्तरों पर अब होती हुई नजर आएगी, इस सब पर बात करेंगे अनिल से। लेकिन पहले बात करते हैं 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की। बागले साहब बताइए। हेमंत, मैं पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो ITC है, जो कल मॉर्निंग में भी हमने बात किया था। ड्यूरिंग द डे कल जब मार्केट फिसल रहा तो ये स्टॉक स्ट्रांग रहा जी। और इसका ये टिपिकल पैटर्न है कि हमेशा ये अगेंस्ट द मार्केट चलता है।
तो मुझे अभी भी मार्केट पे इतना भरोसा नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बेरिश हूँ, बट आईटीसी मुझे लगता है पैटर्न बहुत ज़्यादा क्लियर है। 297 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 318। बेचने के लिए मेरे पास अल्ट्राटेक सीमेंट है, जिसमें कल मुझे ब्रेकडाउन दिखाई देता है। ये 4329 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 4152। आज अगर ऊपर में मिलता है बेचने को तो ये बेच के चलना चाहिए। अगले 2 से 3 दिन में मुझे लगता है इसमें गिरावट हो सकती है। चलिए, तो आईटीसी हसमुख अढ़िया साहब ने भी कल जिस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है सिगरेट्स के ऊपर, आपको बता दूं तेजी हुई है और तेजी बनने की गुंजाइश है फंडामेंटली भी, और ये स्टॉक जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। कल भी बाजार को सहारा दिया और शुक्रवार को भी इसी शेयर ने सहारा दिया, वरना निफ्टी आपको लाल निशान में कल भी नजर आ सकता था। तो आज भी अच्छी तेजी दिखाएगा, इस पर रखिएगा नजर। लेकिन बात करते हैं अब एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? एक्सपायरी कहाँ होगी? देखिए, एक्सपायरी के लिए 9400 9500 यही रेंज दिख रही है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकल रहा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एक्सपायरी बहुत तेजी या बहुत मंदी के साथ होगी। फिलहाल कोई अब लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, मतलब कि जनरली एक्सपायरी के हफ्ते में आप बाजार को ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलते हुए देखते हैं। ठीक बात है। और खासतौर से तब जब 7-8 ट्रेडिंग सेशन से आप 9400 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो फिर संभावना इस बात की ज्यादा है कि आपको बाजार पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज करे। ओके। इसकी संभावना का दूसरा कारण यह भी है कि बाजार हल्के हो चुके हैं। 1.41 से पुट कॉल रेशियो 3 दिन में गिरकर 1.17 पर आया है, यानी कि इतनी कमी हुई है। तो तेजी की पोजीशन कम हो गई है, लेकिन मंदी की पोजीशन अभी भी कम होना बाकी है, राइट। और आप देखिए 2-3 दिनों से जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, काफी लोग मंदी में आए भी हैं, कुछ लोगों ने शॉर्ट्स भी बनाई हैं, और जो कमजोर लॉन्ग थे वो निकल गए हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी एक संकेत आपको पॉजिटिव साइड पर मिल गया तो शॉर्ट कवरिंग फास्ट होने की संभावना ज्यादा है बजाय कि तेजी से गिरने की। और दूसरा ये कि 9400 के पुट पर अब भी 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो बड़ा पोजीशन खड़ा है। तो 9400 इतना आसानी से टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जिस लेवल पर बहुत बड़ी पोजीशन हो और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है जो वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर 9400 के नीचे क्लोज होता दिखे बाजार तो फिर बाजार में कमजोरी तुरंत बढ़ती हुई दिख सकती है। वो 50-75 पॉइंट आपको निफ्टी में और नीचे ले जा सकती है, तो वो भी ध्यान में रखना जरूरी। तो ऐसे में क्लोजिंग बेसिस पर ज्यादा साफ संकेत आते दिख रहे हैं कि 9400 के नीचे की क्लोजिंग नेगेटिव हो जाएगी एक्सपायरी के लिए, तब 100 पॉइंट की रिस्क खुल सकती है। और 9500 के ऊपर की क्लोजिंग 100 से 150 पॉइंट बाजार को और ऊपर ले जा सकती है। ये एक्सपायरी का संकेत पहला है। दूसरी बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कई दिनों बाद कल ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, दोनों में पोजीशंस बढ़ती हुई दिखी है। रोल ओवर्स धीमे हैं, थोड़े से 25% के आसपास के निफ्टी में दिख रहे हैं एक्सपायरी के हफ्ते में पहले दिन। अब शायद पिकअप होते हुए दिखे, क्योंकि रोल ओवर्स के लिए थोड़ा सा तेजी का मूड ज्यादा हो तो बाजार में रोल ओवर्स आपको फास्ट पिकअप होते हुए दिखते हैं। विक्स कंफर्टेबल लेवल पर है 11.2 पर, थोड़ा सा 1% और कम हुआ है, तो कोई खास बड़ा बदलाव वहां पर नहीं है। कुल मिलाकर बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा कमजोरी के संकेत दे रहा है। कल जिस तरह से बैंक निफ्टी में 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया और बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हुआ है, तो अल्टीमेटली आज बैंक निफ्टी के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो क्लोजिंग बेसिस पर 22,700 के ऊपर क्लोज दे। अगर बैंक निफ्टी आज फिर से 22,700 के नीचे क्लोज देता है, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर है, यानी कि आप 50 पॉइंट ऊपर भी बंद हो जाए, लेकिन 22,700 के नीचे अगर आप बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी से संकेत कमजोरी के हैं। और तब बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रिस्क जो खुल रही है वो निफ्टी को आपको 9,500 के पार जाने नहीं देगी। दूसरी बात है मिड कैप्स। मिड कैप्स में नतीजे कोई बहुत अच्छे आते नहीं दिख रहे हैं, और खासतौर से पीछे के नतीजे जो आ रहे हैं वो कमजोरी वाले। तो कई सारे मिड कैप्स नतीजों के दम पर या फिर जीएसटी के टैक्स की खबरों के दम पर टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में जब तक मिड कैप्स ना संभले, आज भी कोई मिड कैप के संभलने का बहुत अच्छा संकेत नहीं दिख रहा। नतीजे के लिहाज से कुछ मिड कैप्स और खराब हो सकते हैं। सही बात है। तो ऐसे में मिड कैप्स जब तक ना संभले तब तक निफ्टी के लिए 9,500 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे में रणनीति वही रखें, कॉन्ट्रा ट्रेड की, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। ऐसे में आज मजबूत खुले, 9,500 के नजदीक पहुंचे, 9,475 9,500 वो लेवल है जहां आप प्रॉफिट बुकिंग करें, इंतजार करें। और अगर हाँ स्किल ट्रेडर हैं तो एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 25 पॉइंट के रिस्क के साथ। अदरवाइज आप निफ्टी को 50-75 पॉइंट ऊपरी स्तरों से करेक्ट होने दें, फिर से खरीदारी करें ठीक उसी तरह से जिससे कल की क्लोजिंग पे जिसने खरीदारी की आज गैप अप ओपनिंग मिलेगी और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो मिड कैप्स को थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए। 16 शेयर एफएनओ के बैन में आना अब ये थोड़ा दिखाता है कि मार्केट में फ्रॉथ बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, इस पर हम विस्तार से अपने एक्सपर्ट से भी बात करने वाले हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज निफ्टी पर बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की
क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, क्या व्यू है, कैसे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी को आज के दिन। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके दम पर शेयर आज एक्शन में रहने वाले हैं। ये सब एक्शन देखिए, जैकपॉट स्टॉक भी है आज, बताएंगे बम्पर मुनाफे वाला आज शेयर कौन सा। आपको याद होगा टाटा स्टील ने किस तरह के रिटर्न्स दिए थे, तो अब कौन सा स्टॉक है। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे 9 बजे। ये सब एक्शन होने वाला है आज इस शो में, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बताते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। अनुज दीक्षित यूनियन एडवाइजर्स की इनकी राय देखिए। सबसे पहले कह रहे तेजी करनी चाहिए, 9480 का टारगेट है, 9380 का स्टॉप लॉस रखिए। इन शॉर्ट करेंगे आशुतोष सरना, कह रहे हैं कि 9480 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस, बेचिए निफ्टी को 9370 के लक्ष्य के लिए। और आशुतोष के साथ दे रहे हैं मुदित गोयल SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो भी कह रहे हैं कि बेच कर ही चलना चाहिए। टारगेट देखिए 9390 का, स्टॉप लॉस 9460 का। मनीष शर्मा की राय खरीदारी की निफ्टी पर, लेकिन 9450 पर थोड़ा ऊपर, 9400 स्टॉप लॉस, 9550 लक्ष्य। नितेश ठक्कर कह रहे हैं बेचकर चलना चाहिए, उनका टारगेट देख लीजिए। कह रहे हैं कि 9490 के आसपास बेचना चाहिए, तो ऊपर जाए तब बेचें। स्टॉप लॉस 9525 का होगा, 9410 के आसपास उस शॉर्ट पोजीशंस को आपको कवर करना चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट हैं बेरिश, 2 बुलिश। रेंज बेहद साफ, 20 पॉइंट की सपोर्ट रेंज नीचे की तरफ निफ्टी पर जो दिख रही वो है 9380 से 9400। ये 20 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट का काम, और 20 पॉइंट ऊपर जो है वो है 9480 से 9500, जहां पर बाजार जाकर रुकेगा। तो इस रेंज पर रखें नजर, तो ब्रॉडली कह सकते हैं 125 पॉइंट के आसपास की रेंज जिसमें निफ्टी करेगा ट्रेड। ऑलराइट, चलिए बात हुई तो निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 खबरें हैं जिसके चलते आज शेयर एक्शन में रहने वाले हैं। आइए देखते हैं 5 का पंच, यानी टॉप 5 स्टॉक। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए कुछ बुरी खबरें और ऑस्ट्रेलिया से आती हुई दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के कार्माइकल कोल प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला ये कंपनी टालती हुई दिख रही है, क्योंकि रॉयल्टी जिन पर क्वींसलैंड सरकार के दस्तखत का अब भी इंतजार है। 2.5 करोड़ टन का जो कोल माइन का प्रोजेक्ट है, ये कंपनी के लिए काफ़ी अहम है, और अगर ये प्रोजेक्ट चलता है तो जाहिर सी बात है कि अदानी एंटरप्राइजेस के लिए एक नेगेटिव खबर होगी। अमांसा होल्डिंग ने गेटवे दृष्टि पार्क में 24 लाख शेयर खरीदे हैं। आकाश प्रकाश जाने माने इन्वेस्टर जो ये फंड चलाते हैं, उनकी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी गई है, तो फिर आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर पर फिर रखिएगा नजर। क्लेरिएंट केमिकल्स इस कंपनी के लिए एक मर्जर की खबर, और क्लेरिएंट केमिकल का हंट्समैन कॉर्प के साथ मर्जर को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और अब ये जो डील होगी शेयरों में होगी, इसके लिए कोई कैश का आदान प्रदान नहीं होगा, शेयर स्वैप किया जाएगा, और इसके बाद मर्जर के बाद कंपनी का नाम बदलकर हंट्समैन क्लेरिएंट हो जाएगा। और विलय के लिए अब जो एक फॉर्मेलिटी है, शेयर धारकों की मंजूरी वो भी ली जाएगी। बिल्कुल, तो ग्लोबल कंपनियों का ध्यान रखिएगा, मर्जर हो रहा है, इसका भारतीय कंपनी पर क्या इंपैक्ट होगा, कंपनी ने कहा है वो अभी उनको पता नहीं, बाद में बताएंगे। तो इस खबर पर नजर रखिए नजर, ग्लोबल M&A होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी रखिए नजर। देखिए इसके लिए खराब खबर है, केयर ने इनकी लॉन्ग टर्म लोन की जो रेटिंग है उसको घटा दिया है। A नेगेटिव थी, अब उसको घटाकर BB कर दिया है, तो स्टॉक में आज दबाव देखने को मिल सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज कल बाजार बंद होने के बाद बेहतरीन नतीजे पेश किए गोदरेज ग्रुप की एक, और इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट 95 करोड़ आया, जो कि पिछली बार नुकसान था, लॉस था 57 करोड़ का, और कंसोलिडेटेड आय में बढ़त हुई है 7% की। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर देखिए क्या दमदार परफॉर्मेंस, 32 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधा 109 करोड़, और मार्जिन 2.5% से बढ़कर 5.5% के पार पहुंचे। नंबर्स बाजार को पसंद आने चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं विकास सेठी साहब और साथ ही संदीप वागले जी भी। अब पूछते हैं सेठी साहब को कि आज उनकी नजरें किन शेयरों पर। सर, कुछ खरीदारी बिकवाली का इरादा कहां पर है आपका? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। आज भी मेरी तो खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है ये बाजार में जो पिछले 3 दिनों में भारी गिरावट हुई है वो निफ्टी में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बट अगर आप साइड काउंटर्स या मिड कैप स्मॉल कैप्स देखें तो वहाँ पे ज़बरदस्त एक करेक्शन आ चुका है। कई स्टॉक्स में तो 20 से 30% की गिरावट आ चुकी है, तो मुझे लगता है यहाँ से आज एक रिकवरी देखी जानी चाहिए। हालांकि मैंने जो स्टॉक सजेस्ट करने हैं वो सब F&O के फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, जिनमें जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो कॉमन स्टॉक है जो संदीप वागले जी को भी पसंद था, ITC, जहां पे हमने कल एक बहुत अच्छा एक मोमेंटम स्ट्रेंथ देखी है और फंडामेंटली भी काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आए हैं, जैसे GST की दरें, इसके अलावा जो अच्छे मानसून होने की भी इस बार
बिल्कुल उम्मीद है, तो इसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। तो आईटीसी शुड बी देयर ऑन द बाय लिस्ट। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, वहां पे एक शानदार तेजी बननी चाहिए। तीसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, जिसके कि आज नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है बाजार को जो एस्टिमेट्स है उसको बीट करने वाले नतीजे रहेंगे, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और इस स्टॉक में मुझे आज लगता है वी कुड सी लेवल्स ऑफ 465 ऑन टाटा मोटर्स। और मुझे लगता है इसका जो एक रब ऑफ इफेक्ट है वो टाटा मोटर्स के डीवीआर पे भी दिखेगा और वहाँ पे भी तेजी की ही रिकमेंडेशन रहेगी। और जो चौथा और पांचवा स्टॉक रहेगा वो दो ऐसे स्टॉक है जिन्होंने जो मार्च क्वार्टर के नतीजे हैं वो बेहद डिसअपॉइंटिंग पेश किए थे और उसके बाद भारी गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में हो चुकी है। और वहाँ से कल हमने एक थोड़ा हल्का बाउंस बैक वहाँ पे शुरू होते देखा है और मुझे लगता है यहाँ पे इन दोनों स्टॉक्स में आज भी ये जो रिकवरी है बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। दोनों स्टॉक्स के नाम है, एक तो है कमिंस जो कि कल कुछ 930 रुपए के लेवल पे बंद हुआ और वहाँ से मुझे लगता है अच्छी अपसाइड होनी चाहिए। और दूसरा जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो रहेगा ग्लेनमार्क। हालांकि एक फार्मा कंपनी है जहां पे लोगों का सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव है, बट मुझे लगता है स्टॉक की रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छी खासी पिटाई हो गई है और कल यहां पे एक थोड़ा हल्का सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया और मुझे लगता है यहां से इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन ग्लेनमार्क फार्मा एट दीज लेवल्स। ऑलराइट, तो ये हैं वो 5 आइडियाज जहां पर आपको लॉन्ग साइड में रहकर पैसा बनाने के पूरे मौके हैं। वागले साहब, आपने आईटीसी और अल्ट्राटेक की तो बात करी, 2 और आइडियाज बताइए। हेमंत, एचडीएफसी बैंक में कल स्ट्रेंथ दिखाई दी, हालांकि बैंकिंग सेक्टर वीक था तो ये आउट परफॉर्मर था। मैं इसके साथ जाना चाहूंगा 1563 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1602। 1 से 2 दिन का व्यू है, शॉर्ट टर्म कॉल है। और बेचने के लिए आज अगर मार्केट ऊपर खुलता है मैं हैवेल्स बेचूंगा। इसके पैटर्न स्लोली ज़्यादा निगेटिव होते जा रहे हैं। 483 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 460। ओके, तो ये है स्टॉक्स और 2 जहां पर खरीदारी और बिकवाली। एचडीएफसी बैंक खरीदे, हेवल्स बेचे और दोनों परफेक्ट हेजिंग एच लेटर है दोनों, एक खरीदने की एक बिकवाली की राय वागले साहब की। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए एफआईज की रिपोर्ट्स और आज एक बेहद दमदार रिपोर्ट है जो आपको बहुत पसंद आएगी। स्टॉक में नहीं बताऊंगा और एफआईज का नाम भी नहीं, टारगेट भी नहीं, ये सब इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है और अब बात करते हैं विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की कौन से शेयरों पर खरीदारी करने की राय है और कौन से स्टॉक्स पर वो बेरिश हैं। हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षदा, बताइए सीएलएसए की मारुति पर क्या रिपोर्ट निकल कर आई है? इनफैक्ट मारुति पर खरीदारी की राय आ रही है और सीएलएसए काफी बुलिश है कंपनी के स्टॉक को लेकर। तेजी करने की सलाह है। 8100 का टारगेट कंपनी ने दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें पहले ये जो टारगेट था 7600 का था। अब सीएलएसए को क्यों पसंद है ये शेयर? पैसेंजर व्हीकल की डिमांड में पिछले 2 महीनों में इन्होंने नोटिस किया है कि बढ़त देखने को मिली है और अगर यही बढ़त जारी रही तो अनुमान यही है कि FY18 में डबल डिजिट ग्रोथ देखी जाएगी पैसेंजर व्हीकल कंपनियों के लिए, खासकर मारुति जैसे प्लेयर्स के लिए। ऐसे में ऐसी डिमांड को केटर करने के लिए मारुति को अपनी मौजूदा कैपेसिटी को फोकस करना पड़ेगा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और साथ ही साथ उनके वेरिएंट्स बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में कंपनी अपने डिस्काउंट्स कम करेगी और जाहिर तौर पर अर्निंग्स को बूस्ट मिलेगा। इसीलिए सीएलएसए काफी बुलिश है मारुति को लेकर। 8100 का टारगेट इन्होंने दिया है। दूसरी जो स्टॉक आज फोकस में रहेगा एफआईआई ब्रोकरेजेस पर वो है बैंक ऑफ इंडिया। कल निराशाजनक नतीजों के बाद एक बिकवाली की राय आती हुई सीएलएसए मेंटेन कर रहा है अपने सेल के टारगेट को। इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 120 का है, पहले 100 का था। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कमजोर एसेट क्वालिटी और रिटर्न ऑन एसेट्स काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते कमाई पर आगे दबाव रहेगा, दूर रहे शेयर से। नोमुरा ने भी बैंक ऑफ इंडिया पर कहा है अपनी एक्सपोजर कम से कम रखें। 135 का टारगेट अब नोमुरा इस बैंक पर दे रहा है। सरकारी बैंकों में सबसे कमजोर स्टॉक है ये नोमुरा का कहना है। 7000 करोड़ की जो स्लिपेजेस आए हैं वो सबसे निराशाजनक है और आगे की क्रेडिट ग्रोथ पर काफी दबाव रहेगा। इसीलिए नोमुरा कहता है दूर रहें स्टॉक से। साथ ही साथ मैक्वायरी ने भी अपने अंडर परफॉर्मर की राय बरकरार रखी है। इन्होंने 12 महीने के लिहाज से टारगेट 90 का दिया है। मैक्वायरी का मानना है कि अगर आप कैलेंडर ईयर 17 को देखें यानी कि जनवरी से अब तक देखें स्टॉक में 75% के रिटर्न्स आ चुके हैं, तो सही मौका है स्टॉक से एग्जिट लेने का, क्योंकि यहां से आगे ना रिटर्न्स हाथ लगेंगे और ना ही बैंक की अर्निंग्स बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया को बेचें।
बिल्कुल, तो बैंक ऑफ इंडिया को बेचें। और कल भी देखिए बाजार खुलने के साथ साथ अगर आपको एक शॉर्ट आइडिया बताया था अनिल ने ढूंढकर, तो वो बैंक ऑफ इंडिया बताया था, और हम कह रहे थे कि एसबीआई भी गिरने वाला है। दोनों ही स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। शुक्रिया अर्शदा आपका इस सब जानकारी के लिए। अनिल, टारगेट आ गया आपका? फ्रैंकली मतलब इतना जोर से गिरेगा। हाँ, एसबीआई भी लग रहा था कि वो हम बात ही कर रहे थे, वो क्या इंग्लिश में बात कर रहे थे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ वो भी है। एक और जब हमने बात की थी एसबीआई के, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, बिल्कुल। तो वागले साहब ये बताइए, चार्ट्स देखकर बैंक ऑफ इंडिया के क्या लग रहा है, और मारुति के भी बताइए। हर्षदा जो रिपोर्ट लेकर आई हैं, 8100 का टारगेट मारुति का। मुझे याद है जब 5000 टारगेट आया था तो लोग बड़े बड़े सवाल लगा रहे थे 5000 हासिल होगा क्या। अब देखिए 5000 के भी ऊपर निकल गया, और 8000 के टारगेट। अब तो वो दिन दूर नहीं जब अब 10,000 का टारगेट आया। इसमें एफआई का इंतजार है, जो सबसे पहले 10,000 का टारगेट मारुति पर कौन देता है हमारे बाद। ठीक बात है, हम लोगों ने तो दे दिया है। सर बताइए दोनों। हेमंत, सबसे पहले ये कह दूं कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो थोड़ा डर लगने लगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? मतलब जिस तरह से बैंक ऑफ इंडिया को आपने गिरा दिया। 172 में मुझे याद है अनिल जी ने जिक्र किया था, और मैंने 164 165 की बात की थी। ऑब्वियसली 155 कल के कल ये मेरे ध्यान में भी नहीं था। तो इस लेवल पे बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर बेचना है 160 165 यही लेवल पे बेचना है, और शायद कहीं ना कहीं 145 148 में बॉटम बना देगा, तो फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया तो को मैं पास कर दूंगा। मारुति थोड़ा सा हल्का सा बेरिश है मार्केट के साथ। अगर मार्केट गिरता है तो ये 6600 तक आ सकता है, और मैं वहां पर लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। मुझे लगता है 6500 के नीचे नहीं जाना है। उसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर मेरा 7200 7300 के बीच में का टारगेट होगा। और ये वीकली व्यू है, मतलब 3 से 4 हफ्ते का व्यू है। तो एज अ पोजिशन ट्रेड मैं मारुति लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, तो मारुति अगर पोर्टफोलियो में बाजार में गिरावट होती है और आपको एक पोर्टफोलियो स्टॉक चाहिए, तो ये वो शेयर हो सकता है। 6700 का हो गया है, तो घबराइए मत, आगे और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सेठी साहब, आपसे मैं राय लेना चाहता हूं सन फार्मा के ऊपर। देखिए कल हम कह रहे थे ये शेयर भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि टैरो के नतीजे निराशाजनक आएंगे, और आए भी देखिए काफी निराशाजनक है। सेल्स 26% घट गई है अमेरिका में कंपटीशन बढ़ने के चलते, और मार्जिन देखिए 68% से घटकर 52% के आसपास पहुंच गए हैं। सन फार्मा कल गिरावट हो चुकी है या आज भी गुंजाइश है? और बिल्कुल हेमंत, नतीजे टैरो के खराब होने की वजह से स्टॉक पे बिल्कुल एक दबाव तो दिखाई जाना चाहिए। बट मुझे लगता है सन फार्मा एज अ स्टॉक बहुत ज़्यादा पिट चुका है, बहुत ही लेवल्स बहुत ही खराब हो चुके हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई डाउनसाइड मुझे नज़र नहीं आती। मुझे लगता है आज इस न्यूज़ पे तो बिल्कुल डेफिनेटली एक खराब शुरुआत होगी और स्टॉक में गिरावट देखी जाएगी। बट अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है अभी भी सन फार्मा में इन लेवल्स पे या जो थोड़ी गिरावट के साथ खुलता है तो वहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, गिरावट हो तो खरीदारी करें, लेकिन गिरावट कितनी होगी चार्ट्स पर देख के बताएं। सन फार्मा गिरना तो टेरो के नंबर तो बहुत ही खराब है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो मैं कमेंट्री पढ़ रहा था उसमें कहीं कोई राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जेनरिक दवाओं के मार्केट के लिए जिस तरह की मुश्किलें हो रही है, और इसका असर सन फार्मा के रिजल्ट्स पे भी अल्टीमेटली तो 28% प्रॉफिट घट गया। मतलब मार्जिन आय घट रही है, प्रॉफिट घट रहा है, मार्जिन घट रहे हैं, और ये और घटेंगे। तो प्राइसिंग प्रेशर रहने वाला है अमेरिका में। हाँ, तो एक तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि जो दवा की कीमतें हैं वो नीचे रहें, बराबर साफ तौर पे। बजाय आप जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं उसके बजाय जेनरिक दवाएं खाएं। तो कुल मिलाकर एक तरफ यूएस एफडीए की समस्या है और दूसरी तरफ ये मार्जिन्स खराब होना। वागले साहब, कहाँ रुकेगा? मुश्किल है अनिल जी कहना, लेकिन एक आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है जो कि 620 का है। ओके। और अगर करंटली वी आर एट 653, 25-30 रुपए नीचे जा सकता है। वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी बाइंग उभर कर आनी चाहिए, लेकिन ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग तब होगा जब 680 690 के ऊपर वीकली क्लोज होगा। तब तक ये रेंज, जैसे मैंने औरोबिंदो के लिए कहा था, 620 के ऊपर नहीं जाएगा। वे सेम पैटर्न सन फार्मा में उभर कर आ रहा है। कल लुपिन में भी वीकनेस दिखाई, सही बात है। तो ये एक्यूमुलेट एज एन इन्वेस्टर करना
इजी है, बट एज अ ट्रेडर मैं इसको टच नहीं करता। ल्यूपिन में भी आपको वीकनेस कल दिख गई, ऐसा इसके नतीजे ल्यूपिन जो आप कह रहे हैं ना कल आने वाले हैं, तो नतीजों से पहले ही दरअसल एक्शन हो जाता है। तो आप समझ लिए टैरो के नतीजे भी कल हम लोगों ने आपको बताए थे कि नंबर्स कमजोर आएंगे, तो काफी हद तक एक्शन एक बार हो चुका है और थोड़ा बहुत हो सकता है। तो जो टारगेट दिया है, जो लेवल दिया है 620 का, उस पर नजर जरूर रखिएगा। एक और नतीजा जो हम कह रहे थे कमजोर आ सकता है और वो वैसा ही आया है, वो है गेल। आपको याद होगा सुबह सुबह जब ये शेयर गिरने लगा तो हमने बताया था कि यहाँ पर भी नंबर्स की उम्मीद थोड़ी कम है। गेल और EIL दोनों के साथ समस्या यही कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसने इनके मुनाफे को खा लिया। विकास सर बताइए, गेल क्या करेंगे? और इंजीनियर्स इंडिया, ये भी एक बहुत उम्दा स्टॉक है, इस पर अब क्या राय है? कमजोरी आज देखने को मिल सकती है इन दोनों में? देखिए, जहां तक गेल और EIL का सवाल है, अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो आई वुड लाइक टू गो विथ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी जो हेल्थ में, जो सेहत में सुधार हुआ है, उसका एक मेजर बेनिफिशियरी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी बिल्कुल लॉन्ग टर्म में रहेगी, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाकी आज नतीजों के बाद तो गेल में मुझे लगता है कि नतीजे जितने ऑन द फेस ऑफ इट खराब दिख रहे हैं उतने खराब तो नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है गिरावट देखी जानी चाहिए। और आई वुड राइट नाउ से अवॉइड गेल इंडिया लिमिटेड फॉर नाउ। चलिए, गेल को करें अवॉइड फिलहाल, लेकिन नतीजे के बाद गिरेगा, कितना गिरेगा अभी थोड़ी देर में हम वायदा कारोबार के एक्सपर्ट से पूछेंगे टारगेट्स लेकर। लेकिन उससे पहले फोकस आज की सबसे बड़ी इवेंट मार्केट की, और वो है टाटा मोटर्स के नतीजे। अच्छे नतीजों की उम्मीद लगा रहे हैं बाजार, और कल से देखिए स्टॉक मोमेंटम लेना शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ अनुमान है, बताने के लिए तैयार है हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है टाटा मोटर्स का अंदाजा? गुड मॉर्निंग। टाटा मोटर्स के नतीजे 3 हिस्सों में रहते हैं। JLR के आंकड़े, जैगुआर लैंड रोवर के आंकड़े, स्टैंडअलोन आंकड़े मतलब डोमेस्टिक कारोबार के आंकड़े, और फिर उन दोनों का कंसोलिडेटेड। इसमें JLR सबसे अहम रहता है क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन, बल्कि 90% का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नंबर्स को JLR से ही आता है। JLR के वॉल्यूम्स में मामूली 6% की बढ़ोतरी हुई थी, जहाँ पे जैगुआर की बिक्री तो अच्छी रही, लेकिन लैंड रोवर की बिक्री बेहद ही खराब रही थी। मार्जिन्स पर JLR की खास नजर रहती है। इस बार माना जा रहा है कि कंपनी लगभग 13% के मार्जिन डिलीवर करेगी पिछले साल के 16.2% के मुकाबले। अगर 13% से ज्यादा किसी तरह का भी आंकड़ा आ जाता है तो बाजार इसको बेहद ही पॉजिटिवली लेगा। स्टैंडअलोन कारोबार जो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल आंकड़ों को, उसका परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है, और बल्कि ओवरऑल नंबर्स पर दबाव भी बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारा अनुमान है कि कंपनी इस बार लगभग 700 करोड़ का घाटा दर्ज करती हुई दिखाई देगी पिछले साल के लगभग 500 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। और मार्जिन्स में भी भारी दबाव देखने को मिलेगा। 2.9% पे मार्जिन आ सकता है पिछले साल के 7.1% के मुकाबले, जहां पर कंपनी ने BS3 इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए काफी सारे डिस्काउंट्स दिए थे, और इसका दबाव मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कंसोलिडेटेड आंकड़ों में मुनाफे में 52% की गिरावट की अनुमान के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम रहने वाले हैं JLR के मार्जिन्स। अगर यहाँ पर किसी तरह का भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो यहाँ पर कंपनी इसको पॉजिटिवली लेगा। राइट, चलिए, तो टाटा मोटर्स पर रहेगी नजर। सेकंड हाफ में नतीजे आने, जनरली मार्केट बंद होने के बाद आते हैं, तो देखना होगा। आज मार्केट के बाद ही दरअसल ये देते हैं, उससे थोड़ा सा पहले 4 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तो इस पर नजर साफ तौर पर रहने वाली है। शुक्रिया सोनम आपका इस जानकारी के लिए। ना सिर्फ टाटा मोटर, JSPL इस पर भी नजर रहेगी। ध्यान रखिए, शेयर FNO के बैन में है। टोरेंट पावर, वोल्टास और काफी सारे मिड कैप्स हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। विकास सेठी साहब, संदीप वागले साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गावा साहब और सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पावरफुल पैनल और पावरफुल होता हुआ एक ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। और एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल हमारे साथ बन चुका है। वागले साहब और गाबा साहब तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ही हैं, और विकास सेठी जी और सुमित बगड़िया जी भी जुड़ गए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। गाबा साहब, आपके साथ अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज की बता दीजिए। अजंता फार्मा मुझे अब तक ठीक ही नजर आता है, कल भी अच्छा लग रहा था। इसके साथ मुझे लगता है अजंता फार्मा एक टारगेट ऑन द अपसाइड को 1725 का है, वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप है 1665 का। ओके, स्टॉक थोड़े जो वीक नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा लगता है प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर कुछ है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटायर बैंकिंग क्षेत्र वीक था यहाँ पर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा लोअर लेवल्स पे जो टारगेट है 177 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 186 का। इंजीनियर्स इंडिया पे थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, इसका टारगेट है करीब 158 ऑन द डाउन साइड, टारगेट स्टॉप होना चाहिए 166 का। इंडिया सिमेंट
तीसरा स्टॉक है, यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। कल पूरा सीमेंट क्षेत्र वीक था। लोअर लेवल्स पे टारगेट है 187 के, स्टॉप होना चाहिए 204 का। और फाइनली पावर क्षेत्र से REC, यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। टारगेट 207 का है, स्टॉप होना चाहिए 216 का। ऑलराइट, तो 4 सेल के आइडियाज और एक खरीदारी का आइडिया है गाबा साहब का। गाबा साहब से आगे भी बात करेंगे और काफ़ी सारी खबरें भी हैं, उस पर भी उनसे राय लेंगे। लेकिन सुमित बगड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है और वॉलेटिलिटी इस हफ्ते और भी देखने को मिलेगी क्योंकि एक्सपायरी वीक है, तो स्वाभाविक है। मार्केट्स के अंदर कुछ दबाव भी देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम आईटी स्टॉक्स के अंदर हमें एक अच्छा सा पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला बाई की तरफ स्टॉक है आईटी स्टॉक्स के अंदर HCL टेक। HCL टेक के अंदर यहां से ऐसा लगता है कि और तेजी देखने को मिलेगी। कल के सेशन के अंदर हमें अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है HCL टेक के अंदर। लेवल्स देखते हुए, टेक्निकल्स को भी देखते हुए ऐसा लगता है कि 840 के स्टॉप लॉस से HCL टेक को बाइंग करना चाहिए और ऊपर में 890 से 900 ये इमीडिएट टारगेट होंगे HCL टेक के लिए। बाई साइड का ट्रेड हुआ ये। सेल साइड के अंदर IOC में वीकनेस देखने को मिली है हमें कल। IOC ऐसा लगता है यहां से और वीकनेस दिखा सकता है। IOC के अंदर नीचे में 410 और 405 के लेवल आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 2 से 3 दिनों में ही हमको ये लेवल शायद देखने को मिल जाए। IOC के अंदर सेल करके काम करना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। प्रेजेंट लेवल से 3-4 रुपए के उछाल आता है तो अच्छा सेलिंग लेवल्स होगा। 437 स्टॉप लॉस होगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 410 एंड 405 लेवल्स। दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए। IOC शॉर्ट करने की राय, HCL टेक लॉन्ग करने की राय। एक ऑप्शन की रणनीति भी है, सुमित से थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पर करते हैं फोकस और वो है GST को लेकर कुछ सफाइयां, कुछ क्लैरिफिकेशन आते हुए। GST पर नेटवर्क 18 के खास आयोजन GST टाउन हॉल में राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने ढेर सारे कंफ्यूजन दूर किए हैं। उन्होंने ये बताया कि सिगरेट के मामले में GST इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आया है। There won't be any reduction. Ultimately, the entire value chain will get captured. So whatever is the final selling price of cigarette, that will get captured in the taxation net. Okay, but you're confirming that it will be on the invoice value? Yes, of course. And part of it is going to be specific, part is ad valorem. So that's going to be covering the invoice value, yes. Okay. Some will be quantum wise. Okay. And the ad valorem will be invoice value. तो जो टैक्स का बड़ा ओवरहैंग था वो खत्म होता हुआ दिखा है। तो ITC, गॉडफ्रे, फिलिप्स और बाकी की सिगरेट कंपनियों पर देखिए आज भी नजर रखिएगा। कल भी कंफ्यूजन था, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि तेजी करिए और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि वो क्लैरिफिकेशन का इंतजार करेंगे। और ये क्लैरिफिकेशन खुद अब हसमुख अढ़िया जी की तरफ से निकल कर आ चुका है। तो ITC अच्छी तेजी दिखा रहा है। अच्छा, बागले साहब तो आज भी कह रहे हैं कि अगर एक शेयर वो अभी भी खरीदेंगे तो ITC ही खरीदेंगे। लेकिन ये नेगेटिव है एक्चुअली। अच्छा, ये ITC के लिए, सिगरेट कंपनियों के लिए नेगेटिव है। इनवॉइस वैल्यू पर GST लगना, इसका मतलब क्लियर कट है कि जो कल तेजी हुई ITC की वो गलत थी इस खबर के दम पर, क्योंकि ITC के लिए कहीं कोई टैक्स में कमी नहीं है। इसका मतलब ये इनवॉइस वैल्यू पर GST लगना नेगेटिव माना जाएगा। तो आज ITC खरीदे नहीं, थोड़ा सा सावधान रहे। मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स आज करेक्ट होने चाहिए। अच्छा, मुझे जो समझ में आ रहा था वो ये समझ में आ रहा था कि दरअसल जो ड्यूटी है वो घट रही है और नहीं, कुछ चलिए देखेंगे तो फिर आज इस शेयर के ऊपर उन्होंने जो कहा है, देखिए उन्होंने जो कहा है एक बार आप देखिए ये जो लिखा हुआ है आवाज एक्सक्लूसिव, सिगरेट पर GST में कोई कमी नहीं होगी। तो पहले जो मार्केट मानकर चल रहा था कि कमी हो रही है, क्योंकि अगर इनवॉइस वैल्यू पर नहीं करते उसको मिलाकर GST लगता तो वो उनके सिगरेट कंपनी के लिए अच्छा होता। कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं हो रही है और ये सेंटेंस ही ध्यान में रखिए, इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव है। चलिए, तो इस शेयर पर रहेगी नजर। आज ओपनिंग के साथ साथ अच्छा और भी काफी सारे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं हसमुख अढ़िया जी द्वारा और उन्होंने क्या कहा है शराब कंपनियों के लिए खास तौर पर। कल देखिए इनमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली। यूनाइटेड स्पिरिट्स आप देखिए 5-6% की रैली दिखा रहा था। आइए सुन लेते हैं शराब कंपनियों पर क्या बात उन्होंने कही और उसके बाद आपको बताएंगे एविएशन कंपनियों के लिए जो कल गिरावट देखने को मिल रही थी उस पर उनका क्या बयान है। I would think there are two types of alcohol. One is the potable alcohol, the other is the industrial alcohol. Yeah. As far as potable alcohol is concerned, the GST is not going to cover the potable alcohol. That's an exclusive power which the Constitution has given only to the states for levying. As far as industrial alcohol is concerned, or any inputs of industrial alcohol,
all of them would be under the GST MBEAT, and the rate which we are going to put is 18%. Earlier, we had said if you want to take the input tax credit for excise paid on ATF, you have to pay 18% service tax. None of the airline paid 18% service tax because there was a second option that without input tax credit, you can pay 5%, 6%. 6% was the rate, I think, earlier. Now that has become 5%. So that means that they are benefited. So there is nothing is changing. Earlier also, in fact, on airline, it is coming down a little bit. So you're saying it's a marginal positive actually? Marginal positive instead of negative. तो हसमुख अढ़िया साहब से आपने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि कोई खराब खबर दरअसल एविएशन शेयरों के लिए नहीं है। कल जरूर से पिटे थे, तो देखना होगा कि आज यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। साथ ही पोर्टेबल अल्कोहल जो इस्तेमाल होता है शराब बनाने में, उसके लिए कोई नेगेटिव खबर नहीं है। सब पर बात करेंगे आज। आपको किस तरह से यूनाइटेड स्पिरिट्स को ट्रेड करना चाहिए, जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब में आज किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। विकास सेठी जी, संदीप वागले साहब, सुमित बगड़िया साहब, प्रकाश गाबा साहब, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हसमुख अढ़िया साहब ने काफ़ी सारे सेक्टर्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। अभी हमने आपको ब्रेक से पहले सुनवाया। वो कह रहे हैं कि एविएशन कंपनियों के लिए कुछ खास खराब खबर है नहीं, बल्कि अच्छी खबर है। विकास सेठी साहब, आपने देखा कल किस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली। इस क्लैरिफिकेशन के बाद क्या सुधर सकते हैं एविएशन शेयर, ये भी बताइए। और अब इस क्लैरिफिकेशन आने के बाद आज आप लिकर शेयरों को किस तरह से अप्रोच करेंगे? देखिए, जो कल जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद जो एविएशन शेयर्स में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और कोई ज़्यादा गिरावट आनी चाहिए। और वैसे भी ये जो पूरा सेक्टर है बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है और मुझे लगता है ये हॉलिडे सीजन जैसे शुरू हो रहा है तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। फिर ETF के भी जो दामों में हाल ही में गिरावट आई है तो उसका भी एक बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। तो मेरी राय में इंडिगो है, जेट एयरवेज है, इस तरह के जो स्टॉक है या स्पाइस जेट है, तो इनमें बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए और गिरावट के बाद खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। और जहाँ तक लिकर शेयर्स का सवाल है, वहाँ पे भी ये GST बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा और मुझे लगता है कल जो तेज़ी बनी है वो डेफिनेटली और कंटिन्यू हो सकती है। तो वहाँ पे भी एक वॉच करने की सलाह रहेगी, रडार पे रखिए और कोई गिरावट पे खरीदारी करिए। लीकर शेयरों में मैं बता दूं, सेम सिगरेट की तरह लीकर शेयरों के लिए भी ये नेगेटिव है जो कल हसमुख अढ़िया साहब ने बोला है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त है। इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा, बताएंगे आपको किस तरह की होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, कहाँ होगी रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट और आज आपके लिए है एक खास पेशकश। जी हाँ, जैकपॉट शेयर मिलने वाला है आज, तो बने रहिएगा हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद होगा पहला सौदा।